Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. Well, कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि टीवी सिग्नल कैसे प्रसारित किए जाते हैं। टीवी टावर लगाया था कल हम लोगों ने। टीवी टावर की ऊंचाई और अधिकतम दूरी जहां तक प्रसारण किया जा सकता है, इनमें संबंध देखा था। सूत्र हमारा आया था D बराबर √2HR और वो क्षेत्रफल जहां तक सिग्नल जा सकता है वो आया था 2πRH, याद है। और इस पे आधारित हम लोगों ने कुछ एक सवाल किया। यहाँ तक हम लोग का क्लियर है सभी को। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हम लोग पीछे छोड़ आए थे, जिसका प्रश्न है माइक्रो तरंगों का संचरण किस प्रकार किया जाता है, या माइक्रो तरंगों का संचरण समझाइए, है ना। तो आपको याद होगा जब मैंने आपको विद्युत चुंबकीय तरंगें पढ़ाई थी बेटा, याद है विद्युत चुंबकीय तरंगें, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि माइक्रो तरंगों के अंदर दिशात्मक गुण होता है। माइक्रो तरंगों के अंदर दिशात्मक गुण होता है, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया था। पहले तो आप लोग बताओ, माइक्रो तरंगों के अंदर दिशात्मक गुण होता है, ऐसा बात मैंने आप लोगों को बताई थी। अब अगर हम सब लोग ये बात जानते हैं तो याद करो, दिशात्मक गुण से मतलब क्या है समझो थोड़ा सा। ये पृथ्वी है ना, ये प्रेषित एंटीना है, ये विग्राही एंटीना है। यहाँ पर अपन वायुमंडल बना देते और यहाँ पर अपने कौन होते थे, सूर्य भगवान। क्लियर। यहाँ से माइक्रो तरंगें आती थी तो वायुमंडल को पार करके सीधी निकल जाती थी, यहाँ से आती थी तो वायुमंडल को पार करके सीधी निकल जाती थी। रास्ते में कोई अवरोध वगैरह आता था तो ये उससे रुकती नहीं थी, है ना, अवरोध द्वारा अपने मार्ग से मुड़ती नहीं थी, क्योंकि इनके अंदर दिशात्मक गुण होता है। इनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो बहुत छोटी होती है। क्लियर। तरंग दैर्घ्य इनकी बहुत छोटी होने के कारण ये अवरोध वगैरह के कारण मुड़ती नहीं है, वातावरण को पार करते हुए सीधी निकल जाती है। क्योंकि माइक्रो तरंगों के अंदर दिशात्मक गुण होता है, इसी वजह से इसका उपयोग दुश्मन के हवाई जहाज की स्थिति का पता लगाने के लिए हम लोग करते हैं। यानी काय में करते थे, रेडार में करते थे, अगर आपको याद हो तो। क्लियर। ये सब चीजें बता चुका हूं मैं आप लोगों को। क्लियर। कोई दिक्कत। तो माइक्रो तरंगों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, लेकिन मान के चलो प्रेषित एंटीना से विग्राही एंटीना पर अगर हमें पहुंचाना है माइक्रो तरंगों को, तो हम तो अगर ऐसे भेजेंगे तो ये तो अंतरिक्ष में चली जाएंगी, इस पे तो जाएंगी नहीं। तो इसके लिए अगर हम चाहें तो सैटेलाइट का उपयोग कर सकते हैं, उपग्रहों का उपयोग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रेषित एंटीना से माइक्रो तरंगों को ऊपर पहुंचाएंगे। अब ये तो वातावरण को पार कर जाएंगे और इसकी मुलाकात किससे होगी, सैटेलाइट से। सैटेलाइट पे इन्हें प्राप्त कर लिया जाएगा। अब सैटेलाइट क्या, अच्छा एक बात और, ये तरंगें यहाँ तक पहुंचते पहुंचते थक जाएगी, यानी इन तरंगों की जो ताकत होती है, इन तरंगों की जो तीव्रता होती है वो कम हो जाती है। सैटेलाइट इसे ग्रहण कर लेगा। ग्रहण करने के बाद सैटेलाइट में विभिन्न प्रकार के उपकरण लगे रहते हैं, जिसमें से एक उपकरण का नाम है वर्धक। तो वो क्या करेगा, जो सिग्नलों की ताकत यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कम हो गई होगी उसको वापस बढ़ा देगा और अवग्राही एंटीना पर पहुंचा देगा। कहानी समझ में आ रही है। तो माइक्रो तरंगों का संचरण हम लोग किस प्रकार करते हैं, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है, पढ़ लो समझ जाओगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तथ्यात्मक प्रश्नों में। पहले मैं जो करा रहा हूं आप उसे देख लो, फिर उसके बाद हम तथ्यात्मक प्रश्नों पर लाइन से आएंगे। ठीक है। 1, 2, 3 प्रश्न के बाद वहां पर एक प्रश्न होगा आपके सामने, सुदूर संवेदन से आप क्या समझते हैं। सुदूर संवेदन देखो मिलेगा, रिमोट सेंसिंग। क्लियर। पेज नंबर 9 पे सुदूर संवेदन से आप क्या समझते हैं। ठीक है। लिसन एवरीवन, मैं यहाँ पर 1, 2 प्रश्न आपको इकट्ठे कराऊंगा, एक ही शॉट में कराऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा सब लोग। ठीक है। प्रश्न है हमारे सामने, सुदूर संवेदन से आप क्या समझते हैं। तो इन वर्डों के मतलब समझे। संवेदन वर्ड सुना है कभी जिंदगी में आपने। को में मैंने थपर्रो दे दो तो बाने मुंह कछु रिएक्शन ही नहीं दो, चुप बैठो रहो। क्लियर। और दूसरे बंदा में थपर्रो दो तो वो क्या करेगा तुम्हें मालूम है। इनमें से कौन सा संवेदनशील है, दूसरा वाला। पहले वाला तो रिएक्शन ही ना दे रहा, नहीं यही बात समझ में। तो संवेदन वर्ड का मतलब आप समझते हो। सुदूर मतलब दूर, रिमोट कंट्रोल होता है। एक्चुअली ये जो आप पढ़ रहे हो सुदूर संवेदन, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन सुदूर संवेदन करके नहीं आता, वो आता है रिमोट सेंसिंग से। आप क्या समझते हैं। घरों में रिमोट वर्ड सुना है आपने, रिमोट कंट्रोल। रिमोट का मतलब ही होता है दूर, और कंट्रोल करना आप समझते ही हो। दूर से ही आप टीवी को कंट्रोल कर लेते हैं, तो जिस यंत्र से आप दूर से ही टीवी को कंट्रोल कर लेते हैं उसे बोलते हैं रिमोट कंट्रोल। रिमोट वर्ड का मतलब ही होता है दूर से। सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग, चाहे हिंदी मीडियम में भी
रिमोट सेंसिंग ही लिखा आता है, तो आदत डालो। लिखा है कि नहीं आपके नोट्सों में रिमोट सेंसिंग? इसी वर्ड से ही चलन में है, सुदूर संवेदन को ना भूल। क्लियर? पर पता होना चाहिए। क्लियर? तो वो पूछे आपसे कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है, ये सुदूर संवेदन से आप क्या समझते हैं, बताइए। अगर वो आपसे पूछे तो आप उसे बताना है। अब आप उसे क्या बताओगे, ध्यान से सुने। रिमोट सेंसिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम पृथ्वी पर ऐसे स्थानों के बारे में भी बता सकते हैं जहां पर इंसान का पहुंचना लगभग नामुमकिन सा है, इम्पॉसिबल सा है। समझ गए? पृथ्वी के एक एक चप्पे चप्पे पे हम पहुंच जाएं, ऐसा नहीं होता। कुछ एक जगह ऐसी है जहां पर मानव का पहुंचना लगभग नामुमकिन सा है। अब ऐसे क्षेत्रों में क्या खेल पानी चल रहा है, क्या क्रियाकलाप हो रहे हैं, इस बात का पता लगाने के लिए हम लोग जिस विधि का इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं रिमोट सेंसिंग या फिर सुदूर संवेदन। समझ में आ रही बात? यानी सुदूर संवेदन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम पृथ्वी पर ऐसे क्षेत्रों का पता लगाते हैं जहां पर इंसान का पहुंचना लगभग नामुमकिन है। जो बोला समझ में आया? क्लियर है? सुनते जाइए। ये आपकी पृथ्वी है। कौन है? पृथ्वी। सुना है ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, क्लियर है सभी? ये जो रेखा है इसको कौन सी रेखा बोलते हैं मालूम है आपको? ये भूमध्य रेखा है ना? क्या बोलते हैं? जानते हो? भूमध्य रेखा। सही बोलना? ये जो अक्ष है ये ध्रुवों को मिला रहा है, तो इसे ध्रुवीय अक्ष बोल सकता हूं। बोल सकता कि नहीं बोल सकता? समझ में आ रहा है जो बात मैंने बोली आपको? हाँ, सबको क्लियर है? आगे देखते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। ये देख रहे हो आप? सबको दिखाई दे रहा है? ये जो माइक है इसका ये जो टॉप पॉइंट है इसको हम पृथ्वी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पृथ्वी। इस पृथ्वी के ऊपर ये रिंग सी दिखाई दे रही है आपको? ये रिंग दिखाई दे रही है सभी को, है ना? इस रिंग के बराबर से यहां पर एक और रिंग बनी हुई है। समझ गए? तो ये जो रिंग मैंने बनाई है, कैसे बनाई है? हाथ से इशारा करके बताओ। समझ गए ना आप लोग? ऐसे बनी हुई है ना? तो ये इस तल में ही तो बनी हुई है, इसी तल में तो बनी हुई है। बोलो। इस तल को बोलते हैं भूमध्य रेखीय तल। क्या बोलते हैं? समझ गए? भूमध्य रेखीय तल क्यों बोले? क्योंकि भूमध्य रेखा वाले तल में ही तो बना हुआ है। नहीं है ये बात? समझ? सीन क्लियर है? सोच लो, सोच लो। हाँ सोचो, सोच लो। समझ गए ना यार? कैसे? अब बोर्ड में तो वो ऐसे ही बना रहा बराबर। हाथ कैसे है ये? आओ, क्लियर? भूमध्य रेखीय तल। नहीं यही बात समझ में? सीन क्लियर है? भूमध्य रेखीय तल कैसे होता है? अच्छा, ये सुना है ध्रुवीय अक्ष, ध्रुवों को मिलाने वाली। ये दूसरा तल मैंने यहाँ पर जो बना दिया, ये देख ऐसे रहा है लेकिन ऐसे नहीं है। इसको ध्रुवीय तल बोलते हैं। कैसे है ध्रुवीय तल? शाबाश, मैं मर जाऊं कसम से। जैसे ये पृथ्वी होगी तो ध्रुवीय तल कैसे? यूं करके। नहीं है मेरी भाषा। समझ गए ना? क्लियर है? समझ गए? तो बताओ भूमध्य रेखीय तल और ध्रुवीय तल के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? समझ गए? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि लंबवत है एक दूसरे के। काव्य को परेशान। सोच लो, सोच लो, आगे चलो। तो ये बात मुझे समझ में आती है कि भूमध्य रेखीय तल और ध्रुवीय तल दोनों एक दूसरे के लंबवत है ये नहीं है? ठीक। तो भैया हम लोग थे रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा पृथ्वी पर हम ऐसे क्षेत्रों का पता लगाते हैं जहां पर इंसान का पहुंचना नामुमकिन है। ये ऐसे क्षेत्रों का हम लोग अध्ययन करते हैं। क्लियर? इस काम को करने के लिए ये तो हमने समझ लिया कि भैया ऐसे क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं जहां पर हम लोग नहीं पहुंच पाते। राइट? करते कैसे? करते कैसे? तो इसके लिए हम लोग उपयोग में लाते हैं ध्रुवीय उपग्रह, सैटेलाइट का यूज करते हैं। क्या का यूज करते हैं? हाँ, इसके लिए ध्रुवीय उपग्रह इस्तेमाल में लाए जाते हैं। और ध्रुवीय उपग्रह जो होती हैं, आपको क्या लगता है कौन सी वाली कक्षा में चलेंगे? ध्रुवीय उपग्रह। हाँ, इस वाली। क्लियर? क्लियर?
समझ गए ना? ध्रुवीय उपग्रह कौन सी कक्षा में चलेंगे समझ गए? ये ध्रुवीय कक्षा में। क्लियर है? अच्छा, तो यहां पर ये जो सैटेलाइट लगा देते हैं हम लोग, क्लियर, इन सैटेलाइट के जरिए ही हम लोग पूरा रिमोट सेंसिंग का प्रोसेस करते हैं। समझ में आ रही है बात? अब क्या होता है, करते कैसे हैं, क्या कहानी है, तो सुनो पहले। ये जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं, इनकी पृथ्वी तल से ऊंचाई 1000 से 1200 किलोमीटर होती है। कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, अलग अलग किताबें पढ़ेंगे, अलग अलग वैल्यू मिलेगी, लेकिन होगी 1000 से 1200 के बीच। क्लियर है? समझ में आ रही बात? क्लियर? तो ध्रुवीय उपग्रहों की पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी होती है? 1000 से 1200 किलोमीटर। ध्यान रखना, ये पृथ्वी तल से ऊंचाई है। पृथ्वी के केंद्र से पूछ ली तो त्रिज्या और जुड़ जाएगी। बोलो 6400 किलोमीटर और जुड़ जाएगी। कहानी समझ में आ रही है ना, मोटा मोटा। और इसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई मैंने कितनी बोली? 1000 से 1200 किलोमीटर। और ये तकरीबन लगभग 1 घंटे 50 मिनट, यानी लगभग कितने घंटे? 1 घंटे 50 मिनट, यानी लगभग कितने घंटे? 2 घंटे। लगभग 2 घंटे में एक चक्कर पृथ्वी का पूरा कर लेते हैं। कौन? हाँ, ये ध्रुवीय उपग्रह जो होते हैं लगभग 2 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। तो दिन भर में क्या चक्कर मार लेते होंगे? 12 से 14 चक्कर मार लेते हैं। 24 घंटा होते हैं ना दिन में, 24 घंटा होते हैं, तो लगभग 12 से 14 चक्कर ये मार लेते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? सीन क्लियर है? अब करते क्या है, दिन भर में 12, 13, 14 चक्कर मार रहे हैं पृथ्वी के चारों लंग, तो हम क्या करते हैं, ध्रुवीय उपग्रहों में कैमरे लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कैमरे। हाई रिजोल्यूशन वाले कैमरे लगा देते हैं, अच्छी क्वालिटी वाले कैमरे लगा देते हैं। खूब सारे कैमरे लगा दिए इन उपग्रहों में। तो क्या होगा, जब वो 10-12 चक्कर पृथ्वी के मारेगी, तो जाहिर सी बात है ऐसी जगहों पे भी पहुंच जाएगी जहां पर इंसान का पहुंचना मुश्किल है। तो वहां पर जब पहुंच जाएगी तो वहां के फोटोग्राफ, रिकॉर्डिंग वगैरह करके ले आएंगे कैमरे। और जब वो ले आएंगे तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। नहीं है बस क्लियर? पृथ्वी पर कितनी बंजर भूमि पड़ी हुई है, इस बात का आकलन करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? किसी जगह फसलों में कीड़े तो नहीं लग गए हैं, इस बात का पता लगाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी जगह मछलियां कितनी तादाद में पाई जा रही हैं, इस बात का पता लगाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं है मेरी बात समझ? पृथ्वी पर कितने हिस्से में पानी है, कितने में नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए हम लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको मेरी बात समझ में आई? क्लियर? किसी ने पूछ लिया कि भैया रिमोट सेंसिंग क्या होता है या सुदूर संवेदन से आप क्या समझते हैं, बताइए। तो हमारे बात देवे बाको है। किसी ने पूछ लिया ध्रुवीय उपग्रहों के उपयोग क्या होते हैं, तो बता दोगे उसे? तो पढ़ लो, फिर आगे की बात करो। अगर ये बात समझ गए तो सभी को क्लियर हो गया रिमोट सेंसिंग क्या होता है और ध्रुवीय उपग्रहों के उपयोग क्या है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो हम लोग तैयार कर रहे हैं, तुल्यकालीय उपग्रह से आप क्या समझते हैं, या फिर भूस्थायी उपग्रह से आप क्या समझते हैं? मिला सभी को? पेज नंबर 9। तो सुनते हैं, तुल्यकाली क्या मतलब हुआ? तुल्यकाली, काली माता याद आ रही है? तुल्यकाली नहीं, तुल्यकाली। तुल्य माने बराबर, काल माने समय, मौत वाला काल नहीं। और वैसे वो काल मौत वाला वो इमेज बन गई है, पर है तो वो समय ही। काल आ गया यानी समय आ गया, पर वो मौत के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। नहीं यही बात समझ? क्लियर? तुमने कभी बोला है सुबह 7 बजे कोचिंग जाने, तो बोले काल आ गया? नहीं बोला, क्योंकि वो काल तो समझ लो वो महाकाल की बात हो रही है। खैर जो भी है, तो तुल्यकालीय उपग्रह, तुल्य माने बराबर, काल माने समय। ऐसा नहीं लगा कुछ बराबर समय जैसी बात हो रही है ना? जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा अपने आप समझ में आ जाएगा तुल्यकाली का मतलब क्या होगा। अगला वर्ड इसमें लिखा है, तुल्यकालीय उपग्रहों को हम लोग भूस्थायी उपग्रह भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भू, धरती, पृथ्वी। पृथ्वी को भू बोला जाता है। स्थायी माने स्थिर, स्थिर। बोलो, कभी ट्रेनों में बैठे हो? लंबे सफर के लिए कभी गए हो? पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं किया,
जिन लोगों ने लंबे सफर पे कभी गए हो, कभी कभार देखा हो, शायद ऐसा होता है। क्लियर? आपने देखा कि नहीं देखा ये मुझे पता नहीं है। ये एक ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है। दो ट्रेनें एक ही दिशा में एक समान चाल से चल रही हैं। तो पहली ट्रेन में बैठे यात्री को ऐसा लगता है कि दूसरी ट्रेन रुकी हुई है, ऐसा लगता है, ऐसा फीलिंग आता है। क्लियर? जब दो चीजें एक ही दिशा में समान चाल से चल रही हैं तो एक ट्रेन में बैठे यात्री को ऐसा लगता है कि दूसरी ट्रेन रुकी हुई है, ऐसा होता है। क्लियर? ऐसा हमें प्रतीत होता है। समझ में आ रही बात? ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में वैसा होता नहीं है, पर ऐसा लगता है। क्लियर? कोई पूछे भूस्थायी उपग्रह होते क्या है? तो वे उपग्रह जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देते हैं भूस्थायी उपग्रह कहलाते हैं। क्या बोला मैंने? भू यानी पृथ्वी, स्थायी आप समझिए। क्लियर? वे उपग्रह जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देते हैं वो स्थायी उपग्रह कहलाते हैं। कहानी समझ में आ रही? अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, वैसे ये उपग्रह भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। कहां से कहां की तरफ घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो ये भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा, रात में आप जा रहे हो, आप कहते देखो चंदा मामा मेरे साथ चल रहा है, कहते हो ना आप लोग, कहीं है ना? अब जैसे मैंने बोला, वे उपग्रह जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देती है भूस्थायी उपग्रह कहलाते हैं। क्लियर? सही बोला? पृथ्वी तो घूम रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो उपग्रह भी घूम रहा है, तो चाल तो फिर दोनों की बराबर होगी, तभी तो स्थिर दिखाई दे रहा है। तो पृथ्वी तो अपना अक्ष के चारों ओर जो चक्कर पूरा कर लेती है, कितने टाइम में कर लेती है? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये उपग्रह भी 24 घंटे में पूरा चक्कर कर लेते हो। तुल्यकाली, तुल्य माने बराबर, काल माने समय, यानी इन उपग्रहों का आवर्त काल, एक चक्कर पूरा करने का जो समय होता है, बराबर है दोनों का। क्लियर? पृथ्वी भी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है और ये उपग्रह भी पृथ्वी के चारों तरफ 24 घंटे में घूम जाते हैं। क्लियर? इसलिए वर्ड बोला गया है तुल्यकाली, नहीं है बस। यानी किसी ने पूछा भूस्थायी उपग्रहों का आवर्त काल कितना होता है? आवर्त काल यानी एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, समझते हो ना? तो भूस्थायी उपग्रहों का आवर्त काल कितना हुआ? कहां से कहां की तरफ घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व की। क्लियर? ये उपग्रह जो घूमते हैं ना, ये भूमध्य रेखी तल में घूमते हैं। बताओ कैसे घूमेंगे? मैं सब बता चुका हूं। भूमध्य रेखी तल में घूमते हैं, समझ गए ना? और ध्रुवीय उपग्रह अभी बताए थे वो ऐसे करके, समझ गए? इन उपग्रहों की, जैसे ये उपग्रह है, इन उपग्रहों की पृथ्वी तल से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। और ध्रुवीय उपग्रह की कितनी गति? केवल 1012 से। कौन से ज्यादा ऊंचाई पे? भूस्थायी उपग्रह। समझ में आ रही बात? इनकी पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। कहां से कहां की तरफ घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। इनका आवर्त काल कितना होता है? 24 घंटे। क्लियर? वे उपग्रह जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देते हैं भूस्थायी उपग्रह कहलाते हैं। इनका आवर्त काल पृथ्वी के आवर्त काल के बराबर होता है। इनकी पृथ्वी तल से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर घूमती है और ये पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं है। बात समझ? इन उपग्रहों का उपयोग क्या है? मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? इन उपग्रहों को सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। टेलीविजन प्रसारण वगैरह में इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्या मैं उम्मीद करूं आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? तो फटाफट भूस्थायी उपग्रह, तुल्यकाली उपग्रह से आप क्या समझते हैं पढ़ लो। इसके बाद एक नोट दिया गया है, उसमें नोट में ही दिया हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है भूस्थायी उपग्रह। मैंने पहले बताया था जैसे ये पृथ्वी है, तो भूस्थायी उपग्रह ऐसे इस कक्षा में ही तो गति करते हैं। अच्छा, पृथ्वी घूमेगी तो गुणन अक्ष यही तो हुआ, तो गुणन अक्ष के लंबवत तल में ही तो नहीं, बस वही लिखा हुआ है। समझ गए? हो गया आई थिंक नोट है। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न क्या है इसके बाद? इसके बाद कह रहा है फोटोग्राफी के अंधेरे कमरे में हम लोग लाल प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्लियर? फोटोग्राफी के अंधेरे कमरे में लाल प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों करते हैं?
सुने भैया, फोटोग्राफी के अंधेरे कमरे में लाल प्रकाश का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ध्यान से सुनिएगा। आजकल तो डिजिटल चीजें चल रही हैं। अपन बात कर रहे हैं किसकी, समझ रहे हो? पुराने वाले कैमरे, इनमें नेगेटिव आता था, याद है? कारी सी सीट आती है ना, जो कारी सी सीट होती है जैसे एक्सरे की होती है, उसे फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं। अगर उस फोटोग्राफिक प्लेट पे अत्यधिक ऊर्जा का प्रकाश डाला जाएगा तो वो फोटोग्राफिक प्लेट खराब हो जाएगी। क्लियर? तो हम क्या चाहेंगे? कम ऊर्जा का प्रकाश डाला जाए जिससे फोटोग्राफिक प्लेट खराब ना हो। कैमरे से जब फोटो खींच लिए जाते फिर रोल निकाल के उसे धुलवाने के लिए जाते हैं कि नहीं, फिर वो उसे बना के फोटो बना के दे देता था। पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ। देखिए वैसे कैमरा तुमने? हाँ ठीक है, देखिए। लिसन, हम जानते हैं प्रकाश की ऊर्जा का सूत्र E बराबर h नी। 6 में पढ़ा होगा आपने। क्लियर? मैं भी पढ़ाऊंगा आगे आने वाले चैप्टरों में। क्लियर? फोटोन की ऊर्जा E बराबर h नी। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है जिसे फोटोन या क्वांटा कहते हैं। पढ़ा होगा आपने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। मैं भी पढ़ाऊंगा, आपको चिंता मत करो। चप E बराबर h नी, न्यू बराबर क्या? C अपॉन लैम्डा। सूत्र बताओ तो न्यू। कोई बात नहीं, वो उस हिसाब से उसने सही बताया कि वो उधर ले गया, पर न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा भी हमने पढ़ा है। अब वो क्या, पहले आप बताओ, तरंग लंबाई सबसे ज्यादा कौन से रंग की होती है? लाल रंग। लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। क्या? अब लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक है तो लाल प्रकाश के फोटोनों की ऊर्जा सबसे कम होगी। जो बोला समझ में आया? तो ये आपके सवाल का जवाब हो गया। सुने, वो कह रहा है फोटोग्राफी के अंधेरे कमरे में लाल प्रकाश का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो आप उसे बोलना कि लाल प्रकाश का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि लाल प्रकाश के फोटोनों की जो ऊर्जा होगी वो बहुत कम होगी। क्लियर? और इनके फोटोनों की ऊर्जा बहुत कम होगी तो बहुत कम क्यों होती है? क्योंकि लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होती है। और इनके फोटोनों की ऊर्जा बहुत कम होगी तो जाहिर सी बात है ये फोटोग्राफिक प्लेट पे जब पड़ेंगे तो उस प्लेट को प्रभावित नहीं करेंगे। नहीं, यही बात समझ? क्लियर? तो वो पूछेगा कि भैया फोटोग्राफी के अंधेरे कमरे में हम लोग लाल प्रकाश का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम उसे बोलेंगे कि भैया लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होती है, अतः इसलिए लाल प्रकाश के फोटोनों की ऊर्जा बहुत कम होगी जिसकी वजह से वो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित। क्या आपको मेरी भाषा समझ में आई स्टूडेंट्स? पढ़ लो फिर आगे की बात करूंगा। यहां पर हमने एक वर्ड यूज किया अभी जब मैंने समझाया, फोटोन। तो फोटोन क्या होता है, ध्यान से सुने। प्रकाश के बारे में, हम तक जो प्रकाश आ रहा है उसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें कही हैं, जिसमें से सबसे पहले है न्यूटन। ये सब पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको चैप्टर नंबर 10 में, है ना। सबसे पहले है न्यूटन। न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया। न्यूटन ने बोला प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है। फिर उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए हाइगन। हाइगन ने तरंग सिद्धांत दिया था। उसने बोला प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। फिर तीसरे आए प्लांक। प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दी, क्वांटम सिद्धांत दिया। उसने बोला प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है जिसे हम लोग फोटोन या क्वांटा कहते हैं। क्लियर? तो फोटोन क्या हुआ? प्रकाश ही हुआ। नहीं बात समझ? जो प्रकाश हम तक आ रहा है, तो वैज्ञानिक प्लांक के अनुसार जो प्रकाश हम तक आ रहा है वो छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं। कहानी समझ में आई? यानी फोटोन मतलब आप सीधा समझे प्रकाश। क्लियर है? चलूं आगे। और वैसे भी आप पढ़ते हो प्रकाश संश्लेषण विधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोटो। आ गया फोटो। फोटो का मतलब ही होता है प्रकाश। समझ गए? क्लियर है? आगे बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने? है? लिसन। क्या? कोहरे में कौन सा विकिरण उपयोग में लाते हैं? कोहरा कौन सा लाते हैं? अवरक्त प्रकाश लाते हैं। क्लियर?
कोहरे में सिग्नल भेजने के लिए हम लोग अवरक्त प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं। सिग्नल भेजने के लिए वैसे इस्तेमाल काय का होना चाहिए था? सिग्नल लाल रंग है, आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग यूज करते हो। ट्रेनें चलती हैं तो सिग्नल एक खड़ा रहता है ना पीछे, क्लियर, जिसमें लाल लाइट होती है, ग्रीन लाइट होती है, ऑरेंज लाइट होती है, समझ गए ना? ट्रैफिक सिग्नल में देखा होगा आपने। तो ये लाल, हरा है ना, ऑरेंज, नारंगी या पीला, जो भी बोल दो, ये कौन सा प्रकाश है? दृश्य प्रकाश, ठीक है। तो कोहरा जब पड़ता है, क्योंकि मौसम अब कोहरे का ही आने वाला है, अगले महीने कोहरा पड़वाएंगे अपन, राइट। तो जब कोहरा होगा तो वहां पर हम अगर इस दृश्य प्रकाश से सिग्नल भेजेंगे, यानी हम लोग ग्रीन लाइट, रेड लाइट वगैरह यूज करेंगे, तो वो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में दिक्कत आती है, वो पहुंच नहीं पाता, क्लियर। तो इस वजह से वहां पर दृश्य प्रकाश फेल हो गया। तो हम लोग फिर वहां पर दृश्य प्रकाश की बजाय अवरक्त प्रकाश यूज करते हैं। तो अवरक्त प्रकाश क्या होता है? जब कोहरा पड़ भी रहा होता है तो भी अवरक्त प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो सिग्नल पहुंच गया तो हम लोग अपना जो भी प्रोसेस है वो आगे बढ़ा सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आई? तो उसका प्रश्न यही है कि कोहरे में हम लोग अवरक्त प्रकाश का यूज क्यों करते हैं? कर क्यों रहे हैं? मजबूरी है हमारी, मजबूरी है। दृश्य प्रकाश की जगह अवरक्त प्रकाश यूज कर रहे हैं, सही बोल रहा? दृश्य प्रकाश की जगह अवरक्त प्रकाश का यूज कर रहे हो, तो कह रहे हो क्यों कर रहे हैं? दृश्य प्रकाश ही कर लेते, पर काम ना कर रहा हो ना, कहा दृश्य प्रकाश काम ना कर रहे हो तो हमारे अवरक्त प्रकाश यूज कर रहे हैं। तो पूछ रहे हो क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो सुनो, आपको याद है, आपने क्रम याद किया था, गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश। तो बताओ, अवरक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से अधिक होती है। अब यहाँ पर सुनना ध्यान से, इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो चैप्टर 9 का हो रहा है। मैं पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर 9 में प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या? वैज्ञानिक थे रेले, कौन? वैज्ञानिक रेले ने बोला था प्रकीर्णित प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्लियर। वैज्ञानिक रेले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सारी चीजें तेलिए ने दिमाग में पी रह रही है, समझ में कच्ची आना रहा, क्लियर। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं प्रकीर्णन, ये सब पढ़ा हूं अगले चैप्टर में। कोई पूछे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन को इंग्लिश में बोलते हैं स्कैटरिंग। अब ये होता क्या है इसको समझो। दीपावली के बाद कौन सा त्योहार आएगा? होली। होली होली आएगी, है ना। होली पे आपने गुलाल देखा होगा, गुलाल, गुलाल थाल में रखा है, लाल रंग का गुलाल है, साफ चटक लाल रंग नजर आता है उसका। उसी गुलाल को हवा में उछाल दूं तो और गहरा हो जाता है, तो हल्का हो जाता है, धुंधला पड़ जाता है, उसका प्रकीर्णन हो गया। क्या हो गया? गुलाल का क्या हो गया? प्रकीर्णन। और किसी चीज का जब प्रकीर्णन हो जाएगा तो वो धुंधली पड़ जाएगी। प्रकीर्णन का पर्यायवाची समझो बिखरना, समझ गए? क्लियर है? प्रकीर्णन वर्ड का मतलब क्या हुआ? हाँ, तो जो गुलाल है उसको जब हवा में उछालते हो तो उसका प्रकीर्णन हो जाता है और वो बिखर जाता है और वो भयंकर तरीके से फैल जाता है। फैलेगा तो धुंधला पड़ जाएगा। जो बोला समझ में आया? कह रहा है प्रकीर्णन वर्ड का मतलब समझ में आ गया ना? अच्छा, किसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा? जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी, क्लियर। और किसका प्रकीर्णन कम होगा? तरंग दैर्घ्य ज्यादा किसकी होती है? लाल रंग। सुनिएगा सब लोग ध्यान से, क्या होता है अगर किसी चीज का प्रकीर्णन जरूरत से ज्यादा हो गया तो वो चीज धुंधली पड़ जाएगी, और धुंधली पड़ जाएगी तो दूर से दिखाई नहीं देगी। सही बोल रहा? तो किसी चीज का दूर से दिखाई देने के लिए जरूरी क्या है? प्रकीर्णन कम हो। प्रकीर्णन कम कब होगा? जो तरंग दैर्घ्य ज्यादा। जो बातें बोली समझ में? तो अब मैं मुद्दे पे आता हूं, प्रश्न पे। इस प्रश्न में उसने बोला है कोहरे में सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हम लोग अवरक्त प्रकाश का इस्तेमाल क्यों करते हैं? दृश्य प्रकाश का क्यों नहीं कर रहे?
तो भैया दृश्य प्रकाश के बजाय हम अवरक्त प्रकाश इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अवरक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से अधिक होती है। तो चूंकि अवरक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है इसलिए अवरक्त प्रकाश का प्रकीर्णन कम से कम होता है, और प्रकीर्णन कम होगा, कम बिखरेगा, तो क्या होगा, अवरक्त प्रकाश कोहरे को चीरता हुआ एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? नहीं है? सीन क्लियर है? तो वो पूछता है कोहरे में सिग्नल भेजने के लिए अवरक्त प्रकाश का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो बोलना उसको इसलिए करते हैं क्योंकि अवरक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है जिसकी वजह से उसका प्रकीर्णन कम होता है। प्रकीर्णन कम होगा तो क्या होगा, हाँ क्लियर है, वो कोहरे को चीरते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? पढ़ लो, समझ जाओगे। कोई पूछे प्रकाश, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोनों नोट जो यहाँ पर देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए, इस बार आने के फुल चांसेस है क्योंकि चैप्टर समझ गए ना, बस ज्यादा बात है। कोई पूछे प्रकाश के रंग का कारण क्या है, तो हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको आवृत्ति। क्लियर? जैसे लाल रंग का ही क्यों है, सफेद रंग का ही क्यों है ना, कोई भी रंग जिस विशेष रंग का है तो उसके पीछे उसी विशेष रंग का होने का कारण क्या है, आवृत्ति। याद रखना इंपॉर्टेंट है, पहले ही बोल रहा हूँ ओटीओ के लिए। क्लियर? तो कोई भी आपसे पूछता है प्रकाश के रंग का कारण क्या है, आवृत्ति। दूसरा नोट इसमें लिखा हुआ है, कोई आपसे पूछे विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की, खोज, तो बोलना मैक्सवेल ने। किसने की? मैक्सवेल ने की। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज सर्वप्रथम किसने की, मैक्सवेल ने की। मैक्सवेल ने की, ध्यान रखना, विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज सर्वप्रथम किसने की, मैक्सवेल ने की। लेकिन यो पूछे विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रायोगिक पुष्टि सर्वप्रथम किसने की, तो बोलना हर्ट्ज ने। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? खोज मैक्सवेल ने की थी, मैक्सवेल ने बता दिया ऐसा कुछ होता है, लेकिन प्रयोग कर कर सिद्ध नहीं कर पाए। सिद्ध किसने किया, हर्ट्ज ने अपना एक प्रयोग किया और उसने बाकायदा प्रमाणित करके सिद्ध करके बताया कि जिरई तरंग विद्युत चुंबकीय। नहीं यही बात समझे? तो प्रायोगिक प्रमाणीकरण, प्रायोगिक पुष्टि सर्वप्रथम हर्ट्ज ने दी, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज सर्वप्रथम किसने की, मैक्सवेल ने की। नहीं यही मेरी बात समझ? क्लियर है? काहुए को परेशानी हो तो बताए, समझ गए? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। ठीक है, अगली बार फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।